आप सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा। पिटारा में आज सेहतनामा। सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज के इस कार्यक्रम में दोस्तों आपको सुनवाएंगे दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता अंभोरे से ममता सिंह की बातचीत का विषय है दंत रोग और इनसे बचाव की नई तकनीक। डॉक्टर संगीता, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। हमें बताइए डॉक्टर संगीता, आज हम अपने श्रोताओं को जानकारी देंगे दांतों की तमाम बीमारियों के बारे में, ऐसी तकनीक के बारे में जो आजकल पॉपुलर हो गई है, मशहूर हो गई है, लेकिन लोग उसके बारे में सजग नहीं है, सचेत नहीं है। तो सबसे पहले हमें बताइए कि दांतों में किस तरह की बीमारियां होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं, वो कौन सी बीमारियां हैं? डेंटिस्ट्री इन इंडिया यानी हमारे देश में जो डेंटिस्ट्री है वो काफी प्रगत है अभी पहले कुछ सालों के मुकाबले। तकनीक और टेक्नोलॉजी अगर हम देखते हैं तो डेंटिस्ट्री या दंत शास्त्र ये 300 साल ईसा पूर्व के पहले से डेंटल ट्रीटमेंट की जाती है। जैसे पहले ऐसा हुआ करता था कि चलो दांत में अगर दर्द है तो दांत किस वजह से दर्द है ये तो उनको ज्यादा पता नहीं होता था, बस एक इन्फेक्शन हुआ है दांत में इसीलिए दर्द है, या मसूड़ों में जो पीप भरता है, पायोरिया होता है, बस एक ही उतना कारण उनको पता होता था। मगर अभी ऐसा नहीं है, बहुत सारी तकनीक आई है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई है जिसकी वजह से हम दांतों की सड़न हो या गम प्रॉब्लम हो या फिर टेढ़े मेढ़े दांत हो या ओरल कैंसर जैसी भयानक बीमारी है, इन सब के बारे में अभी हमारे पास काफी सारी जानकारी है। और जो नई तकनीकी है उनसे हम काफी हद तक सक्सेसफुली उनका इलाज कर सकते हैं। तो तकनीक और तकनीकीकरण जो हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं वो टेक्नोलॉजी बहुत कम प्रतिशत हमारे देश में बनती है। तकनीक जो थे वो तो सालों साल जो फंडामेंटल्स होते हैं वो चेंज नहीं हुए हैं, मगर टेक्नोलॉजी काफी हद तक चेंज हुई है। और टेक्नोलॉजी हमें मैक्सिमम बहुत ज्यादातर हमें प्रगतिशील देश है उनसे हमें मंगवानी पड़ती है। और इस वजह से जो उपचार है, जो इलाज है, इलाज का जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा हो जाता है इंडिया में। मगर धीरे धीरे ये जो चित्र है ये बदल रहा है। हमारे यहाँ पे भी काफी संशोधन हो रहा है इस मामले में। और हमारा जो यूनिवर्सिटी है, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है जो नासिक में है, इनके दायरे में जितने भी नामचीन डेंटल कॉलेज हैं वहां पे भी काफी संशोधन हो रहा है इस मामले में। अगर उदाहरण देने जाए तो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मुंबई है या नागपुर का स्वर्गीय दादा साहेब कार्मेग स्मृति डेंटल कॉलेज है, वहां पे भी काफी संशोधन हुआ है। अगर और उदाहरण देना है तो MTA यानी ये एक सीमेंट है, मगर ये सीमेंट अगर 1 ग्राम इसका कॉस्ट अगर इसकी हम तुलना करते हैं सोने से तो ये सोने से भी महंगा है। तो इसकी वजह से जो डेंटल ट्रीटमेंट हमको जो मिलती है यहाँ पे वो काफी महंगी होती है। ये जो MTA है ये दांतों की कई बीमारियों में उपयोग किया जाता है। इसे हम मिराकल बोलेंगे, मिराकल सीमेंट बोलेंगे। लेकिन स्वर्गीय दादा साहेब कार्मेग डेंटल कॉलेज ने ये सीमेंट बनवाया है, उसका पेटेंट वो लेना चाह रहे हैं। और इसकी वजह से जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है, इलाज का जो कॉस्ट है वो काफी कम होने वाला है। अच्छा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अभी इंडिया में भी बननी शुरू हो गई है। तो ये आपने बताया कि तकनीक लगातार भारत में आ रही है और धीरे धीरे वो बहुत कॉमन हो जाएगी, लोगों के पहुंच तक हो जाएगी। डॉक्टर संगीता, ये तकनीक के बारे में आपने बताई कि अब धीरे धीरे भारत में भी सारी तकनीकें लोगों के पहुंच में आ रही हैं। बड़ी अच्छी बात है और इससे लोगों में सजगता पैदा होगी। हमने आपसे जानना चाहा है कि दांतों में किस तरह की बीमारियां होने की संभावनाएं होती हैं, वो कौन कौन सी बीमारियां हैं? देखिए, दांतों और मसूड़ों में जो बीमारियां होती है इसकी मेन कारण है डेंटल प्लाक। इसकी वजह से ही सारी बीमारियां आती है। उसमें मुख्यतः अगर हम लेते हैं तो वो है दांतों की सड़न, दूसरी
सबसे ज्यादा दिखने वाली बीमारी है मसूड़ों की बीमारियां, जिनमें पायोरिया ये सभी को पता है। फिर है दांतों का टेढ़ा मेढ़ा आना, और मुंह का कैंसर जैसे ये जानलेवा बीमारी है जी। इससे अलावा टूटे दांत है, या फिर काले दाग है, दांतों पे दाग धब्बे होते हैं, या फिर जन्म से किसी अवस्था में कोई बीमारी हो जाती है, जैसे कभी कभी दांत बिल्कुल भी नहीं आते हैं, या जो भी कोई दांत मुंह में आते हैं वो टेढ़े मेढ़े आते हैं, या फिर कोई दांत बड़ा है छोटा है, उनका जो मॉर्फोलॉजी है वो थोड़ी सी डिफरेंट आती है, या फिर आपको क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट ये भी पता होगा। तो ऐसी जन्मजात भी काफी सारी बीमारियां मुंह में दिखती है। तो अगर हम दांतों की बीमारियों के बारे में सोचते हैं तो मैंने जैसे आपको बताया है कि डेंटल प्लाक ये एक ही कारण है मैक्सिमम बीमारियों का। तो ये डेंटल प्लाक क्या है? तो डेंटल प्लाक जो है हमारे मुंह में सलाइवा होता है, थूक होती है। थूक में काफी सारे बैक्टीरिया होते हैं, क्षार होते हैं जिन्हें हम मिनरल्स वगैरह बोलते हैं, और जो भी आप खान पान लेते हैं उनसे भी काफी सारे जंतु वगैरह मुंह में आ जाते हैं। तो ये जो डेंटल प्लाक है ये सबका मिश्रण है, जैसे खाना है, क्षार है और आपका थूक है। अगर ये डेंटल प्लाक ठीक से साफ नहीं होता है, यूजुअली ये 12-12 घंटे में एक बार साफ होना चाहिए। अगर ये साफ नहीं होता है तो ये चिकट होने की वजह से ये और ज्यादा बैक्टीरिया अट्रैक्ट करता है और वहीं पे कीटाणु पैदा हो जाते हैं जी। और ये कीटाणु की वजह से फिर दांतों की सड़न जैसी बीमारी शुरू होती है, पायोरिया जैसी बीमारी शुरू होती है। तो हमें ये दो सबसे ज्यादा दिखने वाली बीमारी अगर मिटानी है तो हमको ये प्लाक को मिटाना पड़ेगा। प्लाक को मिटाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस दिन में 2 बार ब्रश करना है। बस 2 बार ब्रश करने से ये प्लाक हट सकता है। और जब भी आप खाना खाते हैं उसके बाद मुंह का पानी से कुला करना बहुत जरूरी है। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, अगर किसी काम में हैं, तो बस 1 गिलास पानी पी लीजिएगा। और आपका डाइट कैसा है, खान पान कैसा है, इस पे भी बहुत सारा दांतों का हाइजीन निर्भर करता है। जैसे अगर आप बहुत दूध लेते हैं या फिर सब्जियां खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, तो ये अपने आप दांत और अंदर का जो त्वचा है वो सबको साफ कर देता है। तो इसके लिए आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लोगों में दांत या दांत की बीमारियों के बारे में ज्यादा जागरूकता नहीं है। जैसे उनको पता है कि दांत में सड़न होता है, पायोरिया होता है, कुछ दिनों बाद वो अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ बोलना है आप सब लोगों को कि ये ठीक नहीं होता है। आपको ये सारी प्रॉब्लम के लिए डेंटिस्ट के पास जाना ही चाहिए। और ये बहुत जरूरी बात आपने बताई है कि दांतों की जो बीमारियां होती हैं, लोग जब तक बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती है डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं, दंत रोग चिकित्सक के पास जाना चाहिए। बच्चों में, वृद्धों में दांतों की समस्या बहुत ज्यादा होती है। इसकी क्या वजह है? एक तो हमें पता है कि सड़न आपने कहा भी, और क्या वजह है और किस तरह से इलाज किया जाता है? छोटे बच्चों में अगर देखा जाए, ज्यादा से ज्यादा दांतों की सड़न पाई जाती है, मसूड़ों की बीमारियां पाई जाती है, या फिर छोटे बच्चे बहुत ज्यादा खेलते हैं तो बहुत बार वो गिरते भी है, तो सामने वाले दांत हमेशा आपको टूटे नजर आएंगे या काले पड़े हुए नजर आएंगे। इसकी वजह से अगर उनका इलाज नहीं होता है तो बाद में जो आने वाले पक्के परमानेंट टीथ है, पहले तो होते हैं मिल्क टीथ, दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ। तो जो आने वाले परमानेंट टीथ है वो काफी हद तक टेढ़े मेढ़े आते हैं, या फिर मुंह में सड़न होने की वजह से मुंह से उनके दुर्गंधी भी आती है। तो ये सारी समस्याएं छोटे बच्चों में यूजुअली देखी जाती है। और छोटे बच्चे हैं, मस्ती तो करेंगे, उनको नहीं पता होता है कि ब्रश कब करना है, क्या खाना है। एक तो मम्मी पापा के ऊपर है, उनके पेरेंट्स के ऊपर है कि उनसे 2 बार ब्रश करवाए। तो बच्चों से 2 बार ब्रश करवाने के लिए बच्चों के जो टूथपेस्ट मिलते हैं जिनमें ज्यादातर फ्लोराइड की मात्रा होती है, और उनके स्पेशल टूथ ब्रश आते हैं, उससे उनके दांत साफ करवाए, उनके निगरानी में ही साफ करवाए। जब तक बच्चा सीख नहीं लेता है कि करेक्ट ब्रशिंग टेक्निक क्या है, तो तब तक उनके साथ रह के वो दांत उनके ब्रश करवाते रहिए। कम से कम 2 बार दांत ब्रश करवाना बहुत जरूरी है। और बच्चे बहुत ज्यादा चॉकलेट खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, या फिर बिस्किट्स खाते हैं जिनमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा स्टिकी होते हैं, चिकट होते हैं, जो दांतों पे और मसूड़ों पे वैसे ही जमा रहते हैं, और ठीक से साफ नहीं किया जाए तो इनसे एसिड पैदा होता है। और ये एसिड दांत का जो इनामल है उस पे अटैक करके उनको गलाता है वो, और वहां पे कैविटी पैदा करता है। और आगे चल के ये कैविटी में वापस वही बच्चा जो
खाता है, जो शुगर की मात्रा उसमें ज्यादा होती है, शक्कर की मात्रा जो उसमें ज्यादा होती है, वो उसमें फंस के वापस वो डीके प्रोसेस और ज्यादा फास्ट होता है। तो ये सारा अवॉइड करना चाहिए। बच्चों को भी दूध पिलाना चाहिए और फिर ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा उनके डाइट में होने चाहिए। हरी सब्जियां है, पत्तेदार सब्जियां है, या फिर चॉकलेट वगैरह उनकी मात्रा कम करनी चाहिए। खाने दीजिए बच्चों को, आप उनको परहेज नहीं करना चाहिए किसी चीज में, लेकिन सब चीज कंट्रोल में हो। और खाने के बाद फिर ब्रश करना ज्यादा जरूरी है, मुंह साफ करना ज्यादा जरूरी है। और दूसरी जो बात है कि ओल्ड एज यानी जो वृद्ध है हमारे जी, उनमें दांतों की समस्या होती है, सिमिलर दांतों की समस्या होती है, जैसे उनके भी दांत सड़ने लगते हैं, उनके दांत उनको भी पायोरिया होता है और दांत हिलने लगते हैं। तो उनकी समस्या का कारण थोड़ा अलग है। एक तो उनकी उम्र है, उस उम्र में वो ज्यादा खुद पे ध्यान नहीं दे सकते, डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे में उनका जो खान पान है, जो हम उनको डाइट देते हैं, उसमें भी काफी सारा हरे पत्तेदार सब्जियों का डाइट होना चाहिए, जिसमें बहुत ज्यादा फाइबर है, ऐसा डाइट उनको होना चाहिए, ताकि फाइबर अपने आप ही मुंह का और दांतों का ख्याल रखता है, क्लीन रखता है। सेल्फ क्लींजिंग जो बोलते हैं वो इंक्रीज होता है उसकी वजह से। क्योंकि क्या होता है, वृद्धों में धीरे धीरे जो थूक तैयार होने की मात्रा है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं और जो थूक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मुंह के स्वास्थ्य के लिए। इससे क्या होता है, अगर सही मात्रा में थूक है मुंह में, तो सेल्फ क्लींजिंग मैकेनिज्म जो मुंह का होता है, जो जिससे हमारे दांत एकदम साफ रहते हैं विदाउट ब्रशिंग भी विद इन 12 आवर्स, तो वो थूक कम होने की वजह से वो उनकी मुंह दांत ठीक से साफ नहीं हो पाते हैं और उसकी वजह से फिर सडन दुर्गंध ऐसा उनमें दिखता है। तो यूजुअली पहले क्या होता था, जो वृद्धों में ट्रीटमेंट प्लान जो होता था वो सिर्फ अगर दांत सड़ा है या दांत हिल रहा है तो दांत निकालो और उसके बाद वहां पे डेंचर बिठा लो। एक तो वो आप रिमूवेबल डेंचर बिठा सकते हैं या फिर कंप्लीट डेंचर बिठाते हैं, जिसको हम चौकड़ा बोलते हैं। तो मगर अभी ऐसा नहीं है, काफी सारी टेक्नोलॉजी आने की वजह से उनके ट्रीटमेंट प्लान्स में भी बहुत प्रोग्रेस हुआ है। तो अभी सिर्फ हम दांत निकालने और दांत दूसरे आर्टिफिशियल बिठाने की नहीं सोचते हैं। जैसे नॉर्मल पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता है वैसे ही उपचार हम वृद्धों का भी करते हैं। जैसे एस्थेटिक फीलिंग्स है, नॉर्मल फीलिंग तो हम करते ही है, लेकिन उनके बारे में हम अभी एस्थेटिक फीलिंग के बारे में भी सोच रहे हैं। फिर उनका ओरल हाइजीन कैसा हम अच्छा करें इसके बारे में है। और फिर सिर्फ रिमूवेबल डेंचर्स नहीं, तो हम उनके बारे में जो फिक्स डेंचर्स है उनके बारे में सोचते हैं। फिर इम्प्लांट ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, उनके बारे में भी हम सोच सकते हैं। मतलब बहुत सारी तकनीक आ गई है जिसके जरिए दांतों का सही तरीके से इलाज हो सकता है। हम इस मुद्दे पर भी आ रहे हैं, आपसे जानना चाहते हैं। हमें पहले बताइए कि दांतों में गैप आने की क्या वजह है, और गैप आते हैं या फिर टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, इन्हें कैसे ठीक किया जाता है, क्या तकनीक है इसके लिए? क्योंकि दांतों में जब गैप आ जाता है तो उसका असर बोलने पर भी पड़ता है, और कई बार स और श का उच्चारण सारा इसी पर निर्भर करता है। इसके बारे में बताइए हमें। दांतों के गैप के बारे में अगर हमें बात करनी है तो इसके कई सारे कारण हैं। जैसे दांतों की सड़न है, और सड़न का अगर समय रहते ही हमने उपचार नहीं किया, इलाज नहीं किया, तो वो सड़न ज्यादा बढ़ती है और दांत टूट जाता है, और उसकी वजह से दांतों के जड़ में इन्फेक्शन भी होता है, और वो इन्फेक्शन की वजह से भी दांत हिल के टूटने लगता है। और पायोरिया है, पायोरिया की वजह से भी बहुत बार दांत गल के निकल जाते हैं अपने आप। और अगर हम बहुत हार्ड टूथब्रश यूज करते हैं, जो नहीं करना चाहिए, बहुत कम कंडीशंस ऐसी है जिनमें हम हार्ड टूथब्रश पेशेंट्स को बोलते हैं यूज करने के लिए, नॉर्मली नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से होता क्या है कि जो इनामल है, इनामल बहुत ज्यादा घिस जाता है, और उसकी वजह से भी दांतों में छोटे छोटे गैप्स आने शुरू हो जाते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, आपके दांत साफ करवाते हैं, और बहुत बार ऐसा है कि लाइफ में फर्स्ट टाइम एट द एज ऑफ 40-50 लोग अपने यहाँ पे दांत साफ करवाते हैं। तो तब तक तो बहुत सारा टार्टर जमा होता है, और जब वो डेंटिस्ट टार्टर निकालते हैं तो टार्टर निकालने के बाद भी दांतों में गैप दिखता है। पहले तो जो नॉर्मल गैप होता है वो टार्टर से ढक जाता है। उसकी वजह से पेशेंट को ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल ही स्थिति है। बट डेंटिस्ट जैसे साफ करते हुए वो टार्टर निकालता है, उसके बाद दांतों में गैप दिखना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक कारण है दांतों में गैप दिखना।
और किसी कारण से अगर दांत गिरता है या निकालना पड़ता है तो इसके बाद भी दांतों में गैप दिखाई देता है। तो ये दांतों का महत्व है। तो इसका इलाज कैसे करते हैं? एक तो दिखना है, दूसरा स्पीच है, फोनेशन है जी। तो अगर दांत कोई निकाला जाता है तो यूजुअली आपका फोनेशन अफेक्ट होता है, बहुत सारे शब्दोपचार वो ठीक से नहीं आते हैं आपके। तो इसका इलाज ये है कि जिस किसी कारण से आपके दांतों में गैप आया है तो वो गैप किस तरह से आप भर सकते हैं। अब भरना है, दांतों की सड़न है उसकी वजह से गैप आया है तो आप डेंटल फीलिंग करके गैप भर सकते हैं। अगर पायोरिया की वजह से आपके दांतों में गैप आया है तो आप पायोरिया का इलाज कर सकते हैं, जिसमें आपको शास्त्रोक्त तरीके से दांत साफ करवाने जरूरी होते हैं। अगर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ता है तो क्यूरेटाज किया जाता है, अंदर तक दांत साफ किए जाते हैं। फिर फ्लैप सर्जरी नाम का एक ट्रीटमेंट प्लान है, उसमें भी जो हिलते हुए दांत है या गैप जो दांतों में आता है उसमें वो इन्फेक्शन पूरा निकाल के जो हिलने वाले दांत है वो स्प्लिंट करके एक लाइन में लेके आते हैं, एक सन कर देते हैं उसको। या फिर कोई दांत आपने निकाला है तो वो टाइमली रिप्लेस करवाइए, जिसकी वजह से आपका फोनेशन या आपके फेस का जो ब्यूटी है वो कम ना हो। डॉक्टर, दांतों की बीमारियों के बारे में और दांतों की बीमारियों के इलाज के लिए जिन तकनीक का उपयोग किया जाता है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और अपने श्रोताओं को तमाम जानकारी दे रहे हैं। हमें बताइए कि दांतों की चिकित्सा में लेजर तकनीक क्या होती है, इसकी क्या भूमिका है, किस तरह से इलाज होता है लेजर तकनीक के जरिए? लेजर ये एक ऐसा तंत्र ज्ञान है जो इलेक्ट्रिकल या केमिकल एनर्जी को लाइट में बदलकर कई कार्य में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जब हम कोई सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं तो दर्द नहीं होता है, या फिर ऑपरेशन करते वक्त खून बहुत ही कम बहता है और बहुत ही सटीक तरीके से हम ऑपरेशन कर पाते हैं लेजर्स की वजह से, जिसका अंतिम अगर रिजल्ट हम देखते हैं तो बहुत ही अच्छा और उम्मीद के मुताबिक बहुत ही बेहतरीन होता है। तो लेजर दांत और मुंह के काफी सारे रोगों में उपयोग होता है। तो जैसे दांतों की सड़न है, दांतों की सड़न रोकने में लेजर का उपयोग होता है। मसूड़ों की कई सारी बीमारियां है और शस्त्रक्रिया है, इनमें भी लेजर का उपयोग होता है। और सबको आपको पता होगा कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट ये एक बहुत ही प्रचलित ट्रीटमेंट है, इलाज है। इसमें भी अंदर का जो दंत नलिका है वो साफ करने के लिए, निर्जंतुकीकरण करने के लिए भी लेजर का उपयोग होता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी कंट्रोल में आ सकता है। आप सबको पता होगा कि डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी, जो दांत की सलसलाहट बोलते हैं, झंझनाहट बोलते हैं, बहुत सारे लोग इससे परेशान रहते हैं। तो दांत की सलसलाहट में भी लेजर का बहुत अच्छे तरह से उपयोग होता है। बाजार में जो टूथपेस्ट मिलते हैं इस कारण के लिए, तो जब वो भी यूजफुल नहीं है उसके लिए ये लेजर तकनीक बहुत ज्यादा असरकारक इलाज मानी जाती है। और एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में जो टीथ ब्लीचिंग होते हैं, जैसे हम फेस ब्लीच करते हैं, जी, वैसे टीथ ब्लीचिंग नामक एक उपचार प्रणाली भी है, तो इसमें भी लेजर का उपयोग होता है। और दांत और मुंह की कई सारी शस्त्रक्रियाएं होती है, छोटी है, बड़ी है। कन्वेंशनल सर्जरी में हम यूजुअली ब्लेड का उपयोग करते हैं, तो ये ब्लेड का उपयोग ना करते हुए लेजर लाइट का आजकल उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा जो मुंह में छाले आते हैं, हम जिनको अल्सर्स बोलते हैं, या बहुत ज्यादा फीवर होता है आपको, तो फीवर में जो हमको हर्पीज आते हैं, तो ये हर्पीज में बहुत ज्यादा पेशेंट को पेन होता है जो किसी भी मेडिसिन से नहीं जाता है, खाना खाना मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो किसी भी मेडिसिन से नहीं जाता है, तो ऐसे वक्त लेजर्स बहुत ही ज्यादा असरकारक है। और साइनोसाइटिस है, और जबड़े का जो हड्डी है, उसका जो जॉइंट है, उसमें भी बहुत सारे लोगों को पेन होता है, तो वो भी लेजर से काफी हद तक आपको आराम मिल सकता है। डॉक्टर संगीता, दांतों के प्रत्यारोपण के बारे में है बताइए, और कौन से रोगों का इलाज होता है, किस तरह के रोग होते हैं जिनमें दांतों के प्रत्यारोपण की नौबत आती है, और किस तरह से इस तकनीक का उपयोग किया जाता है? अगर हम डेंटल इम्प्लांट या प्रत्यारोपण की बात करते हैं तो यूजुअली जब हम दांत निकालते हैं किसी कारण की वजह से, या दांत गल के गिर जाता है, तो ऐसे वक्त पारंपरिक पद्धति में ऐसा है कि एक तो आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस पहले हुआ करते थे, जैसे रिमूवेबल डेंचर, जैसे मैंने बताया पहले वैसे, या फिर फिक्स डेंचर। अभी जो नई ट्रीटमेंट मोडालिटी आई है, जो इलाज आया है, उसमें डेंटल इम्प्लांट या प्रत्यारोपण का इलाज ये सबसे बेहतरीन माना जाता है। अच्छा।
लेकिन मुझे आपको यहाँ बताना है कि हर एक जो व्यक्ति डेंटल इम्प्लांट करना चाहता है वो उस इलाज के लिए राइट कैंडिडेट है या नहीं, ये सिर्फ डेंटिस्ट बता सकते हैं। इसके लिए काफी सारे हमको उनके टेस्ट करने पड़ते हैं, उनका पूरा बॉडी प्रोफाइल करना पड़ता है, वो उनका ओरल हाइजीन मेंटेन करते हैं या नहीं ये हमको देखना पड़ता है। उसके बाद ही हम उनमें डेंटल इम्प्लांट कर सकते हैं या नहीं ये हम सोचेंगे। तो ये डेंटल इम्प्लांट क्या है? तो डेंटल इम्प्लांट या प्रत्यारोपण ये एक मेटल स्क्रू होता है जो पहले कार्बन स्टील से बनता था, लेकिन अभी ये टाइटेनियम अलॉय से बनता है जो बायो कंपैटिबल है, यानी ये शरीर में डालने से शरीर को कोई भी हानि नहीं पहुंचती है। ये एक इनर्ट मटेरियल है। तो ये एक स्क्रू है जो जबड़ों में बिठाया जाता है जहां जहां दांत नहीं है। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक जो उसका कंपोनेंट है वो हड्डी में बिठाया जाता है, दूसरा जो कंपोनेंट है ये मुंह में आता है उसका, और फिर वो दूसरा कंपोनेंट जो है उसके ऊपर हम कैप बिठाते हैं या क्राउन बिठाते हैं। तो इसका इलाज करते वक्त सबसे पहले हम यानी डेंटिस्ट आपको आपका एक्सरे करवाने के लिए बोलते हैं, और अभी तो नई तकनीक भी आई है एक्सरे 3D एक्सरे करने की, जिसको हम CBCT बोलते हैं जी। तो वो CBCT में हमको पेशेंट उसकी क्वालिटी कैसी है जी। ये सारी चीजें देखने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि उसमें किस टाइप का स्क्रू या इम्प्लांट हम बिठा सकते हैं। जैसे हम अगर हमें सामने के दांत का इम्प्लांट बिठाना है तो हमको थोड़ा सा लंबा डेंटल इम्प्लांट बिठाना पड़ता है। पीछे के दांत अगर हमको रिप्लेस करवाने हैं तो इम्प्लांट का साइज थोड़ा छोटा होता है, लेकिन उसका सरकमफरेंस यानी चौड़ाई उसकी थोड़ी बड़ी होती है। सामने वाले थोड़े से और पतले इम्प्लांट बिठाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपके जॉ बोन ये कैसा है, किस स्थिति में है, वो कितना नॉर्मल है या कितना हेल्दी है, स्वस्थ है, ये हम देखेंगे। उसके बाद दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पेशेंट का पूरा बॉडी प्रोफाइल कैसा है। जैसे पेशेंट को कोई इन्फेक्शन है, चल रहा है, अभी प्रेजेंट इन्फेक्शन चल रहा है, या फिर किसी कोई बड़ी बीमारी है जैसे डायबिटीज है, या फिर हाइपरटेंशन है, या किडनी की बीमारी है, गुर्दे की बीमारी है। यूजुअली मुझे ऐसा यहाँ बोलना है कि डायबिटीज पेशेंट में इम्प्लांट का ऑप्शन थोड़ा कम ही दिया जाता है। अगर वो उनका शुगर लेवल, शक्कर की मात्रा अगर कंट्रोल में लाते हैं तो ही हम इम्प्लांट बिठा सकते हैं, और इम्प्लांट बिठाने के बाद भी वो शुगर की मात्रा कंट्रोल में रखनी पड़ती है, अदरवाइज सुपर इन्फेक्शंस होने की वजह से वो इम्प्लांट फेल्योर जाता है। तो इस वजह से पेशेंट का पूरा बॉडी प्रोफाइल देखना बहुत जरूरी है। और तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर एक ये है कि पेशेंट अपना ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं। जी। जैसे 2 बार ब्रश करना है आपको, जो भी आप खाते हैं उसके बाद कुला करना बहुत जरूरी है। आप डाइट कैसे ले रहे हो, जो कि ज्यादा चिकट डाइट अगर है तो वो वहीं पे फंस कर रहेगा, और अगर आप टाइम पे ब्रश नहीं करोगे तो वो इम्प्लांट को भी प्रॉब्लम आगे क्रिएट करेगा। इसलिए जिनको भी इम्प्लांट बिठाने हैं उनको अपनी ओरल हाइजीन पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जी। तकलीफें क्या होती हैं इसमें जब ये नौबत आती है? कौन सी बीमारियां होती हैं जिनके तहत ये दांतों का प्रत्यारोपण होता है, इम्प्लांट होता है? उन बीमारियों का जिक्र कीजिए। जैसे पायोरिया है। पायोरिया में होता क्या है कि जो पेशेंट के मसूड़े हैं, मसूड़ों में तकलीफ होती है। वो तकलीफ किस वजह से है? तो वो प्लाक की वजह से है, या फिर वो ठीक से ओरल हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे, ठीक से ब्रश नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से प्लाक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसकी वजह से पायोरिया होता है जी। और पायोरिया का अगर इलाज आप टाइम पे नहीं करते हैं तो हड्डी में अंदर इन्फेक्शन होना शुरू होता है, और इन्फेक्शन होते होते हड्डी गलने लगती है। हड्डी गलती है तो दांत भी धीरे, कितना भी मजबूत दांत हो वो धीरे धीरे लूज होता है और वो बाहर निकल आता है। उसको इधर निकालना पड़ता है या फिर वो निकल आता है। तो इस वजह से दांत, मुंह में दांत नहीं रहता है, या फिर दांतों की सड़न है जिनका हमने ट्रीटमेंट नहीं किया, इलाज नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, तो उसका भी इन्फेक्शन जड़ तक जाता है और हड्डी जो है वो गल के उसमें भी इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। तो ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीजेस है जो दांत को काफी हानि पहुंचाती है और अंदर के हड्डी को भी काफी हानि पहुंचाती है। और जैसे मैंने आपको बोला है कि डायबिटीज, ये डायबिटीज बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है।
और यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि इंडिया हैज बिकम अ कैपिटल ऑफ डायबिटीज, इज बिकमिंग अ कैपिटल ऑफ डायबिटीज। मतलब बहुत खतरनाक, बहुत ज्यादा, हाँ, बहुत ज्यादा लोग हमारे यहाँ पे डायबिटीज का शिकार हुए हैं। डायबिटीज की वजह से भी मुंह में काफी चेंजेस हमको देखने मिलते हैं। जैसे गाल की अंत त्वचा है उसमें भी काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं। बोन, जो जबड़े का हड्डी है वो भी गलना शुरू हो जाता है। और शक्कर की मात्रा थूक में ज्यादा होने की वजह से भी दांतों का सड़ना थोड़ा सा ज्यादा फास्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट में भी दांत गलने की जो शिकायत है वो होती है। तो ये 3 मुख्य कारण हैं। डॉक्टर संगीता, हम तकनीक के बारे में बात कर रहे हैं कि दांतों के इलाज के लिए बहुत सारी तकनीक अपने देश में आ गई है। तो बताइए कि जो दांतों का स्ट्रक्चर बिल्कुल बिगड़ जाता है, टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं बनावट में, और धीरे धीरे उम्र के हिसाब से और टेढ़े मेढ़े होते जाते हैं, तो कौन सी ऐसी तकनीक आई है जिससे इसका इलाज हो सकता है, खूबसूरती में कारगर हो? जो देखिए, टेढ़े मेढ़े दांत आने की मैं पहले आपको वजह बताना चाहूंगी जी। मैंने जैसे आपको बताया है कि हमें 2 सेट्स के दांत होते हैं। एक तो हम मिल्क टीथ बोलते हैं और दूसरा है परमानेंट दांत, जो हम पक्के दांत बोलते हैं। और बीच में एक स्टेज होता है जिसमें मिक्स डेंटिशन हम बोलते हैं। तो जो मिल्क टीथ है वो 6 महीने से 6 साल की आयु तक रहते हैं, और जो परमानेंट टीथ है ये 6 सालों से आगे 25 सालों तक, यानी मैं अभी यहाँ पे जो लास्ट वाला विजडम मोलर बोलते हैं मैं उसकी भी बात कर रही हूँ, जो आता है 18 से 25 इयर्स तक। और बीच में होता है मिक्स डेंटिशन पीरियड। मिक्स डेंटिशन पीरियड यानी उसमें मिल्क टीथ भी होते हैं और परमानेंट टीथ भी होते हैं। तो मैं मिल्क टीथ का यहाँ पे इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि मिल्क टीथ हमारे पक्के दांत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दांत माने जाते हैं, क्योंकि वो उनके लिए फाउंडेशन बनाते हैं। तो मिल्क टीथ का अगर हमने ध्यान नहीं दिया, जैसे अगर वो सड़ते हैं या निकालने पड़ते हैं किसी वजह से, तो अगर हमने वो जो मिल्क टीथ वहां पे बनाए नहीं रखे या निकालने के बाद अगर हमने जबड़े में वो स्पेस मेंटेन नहीं की, तो आने वाले जो पक्के दांत है वो टेढ़े मेढ़े आने की समस्या ज्यादा होती है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपने मिल्क टीथ का ठीक से ख्याल नहीं रखा और पूरे ड्यूरेशन तक यानी 6 से 8 सालों तक अगर वो सारे दांत मुंह में नहीं रहे, तो आने वाले जो पक्के दांत है वो भी ढंग से नहीं आ पाएंगे और वो फिर टेढ़े मेढ़े आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये टेढ़े मेढ़े दांतों का जो इलाज है वो पारंपरिक तरीके से आप सबको पता है कि एक तार लगाई जाती है। तो वो तार इधर रिमूवेबल रहती है, रिमूवेबल जो प्लेट, प्लास्टिक की प्लेट मिलती है उसके ऊपर वो पहले तार लगाई जाती थी और उसका इलाज कम से कम 2-3 साल तक चलता था। और उसके बाद फिर दूसरा इलाज आया जहां फिक्स तार लगाना शुरू हो गया है। तो वो तार भी, अभी जो वो तार यूज करते हैं वो काफी फ्लेक्सिबल तार होती है, जिसकी वजह से वो काफी पतली तार हम लगा सकते हैं और वो बहुत बार तो मुंह में दिखती भी नहीं है। और उसके लिए जो ब्रैकेट्स यूज होते हैं तार लगाने के लिए, तो वो ब्रैकेट्स भी काफी कलरफुल ढंग में आजकल मिल रहे हैं, जो कि जो टीनेजर्स में यूजुअली ये प्रॉब्लम होती है टेढ़े मेढ़े दांतों की। खूबसूरत दिखता है वो और बच्चे भी बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं वो कलर के लिए और ट्रीटमेंट करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। यूजुअली प्रॉब्लम ऐसा होता है कि 2, 2.5, 3 सालों तक ये ट्रीटमेंट चलता है, तो बच्चे भी परेशान हो जाते हैं कि इतने सालों तक ये ट्रीटमेंट ले, क्योंकि ट्रीटमेंट करने के दौरान पेशेंट को काफी पेन भी रहता है और ठीक से मुंह की सफाई नहीं हो पाती है, बहुत सारी चीजें वो खा भी नहीं पाते हैं। तो ये सारी दिक्कतें होती है जो कि आगे चल के परेशानी क्रिएट करती है ट्रीटमेंट जब चालू होता है तब। तो इसीलिए टीनेजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अभी वो जो हम बैंड्स यूज करते हैं, ब्रैकेट्स यूज करते हैं, वो काफी कलर्स में आते हैं, काफी शेड्स में भी आते हैं। तो ये एक फैक्टर है। और तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट अभी एक नया तकनीक आया है उसको हम बोलते हैं वो दिखता नहीं है, वो एक प्लेट होता है, इनविजिलाइन उसको ऐसा हम बोलेंगे। तो वो दिखता नहीं है, वो एक जस्ट प्लेट है, एक्रेलिक का प्लेट है, वो हम लगाए रखते हैं और उससे भी दांत काफी हद तक सीधे हो जाते हैं। और चौथा एक इलाज है जिसमें हम बोलते हैं लिंगुअल ऑर्थोडोंटिक्स। ऑर्थोडोंटिक्स यानी दांत और हड्डी का ट्रीटमेंट। तो लिंगुअल ऑर्थोडोंटिक यानी जो हम
इलाज करेंगे, पारंपरिक इलाज करेंगे, तार लगाने का इलाज करेंगे, वो दांतों के सामने के हिस्से में ना होके दांत के पीछे के हिस्से में वो लगाए जाते हैं, ताकि आप 2-3 सालों तक जो भी हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो किसी को भी पता नहीं चलता कि ये है कि आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली ऐसे दिखते नहीं हैं। ये जो तार लगाने के बारे में आपने जानकारी दी है, बहुत सारे लोग घबराते हैं, खौफजदा हो जाते हैं, तो पहले आप डॉक्टर की शरण में जाएं, डॉक्टर से प्रॉपर सलाह लें, उसके बाद ट्रीटमेट करें। ये और तो यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ही सलाह लें, बिल्कुल, और वहीं से ट्रीटमेंट करें, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड फैकल्टी है। जी, एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है, इसके बारे में बताइए। कई बार क्या होता है, दुर्घटना होती है जब, तो दुर्घटना के दौरान बहुत सारे लोगों के दांत डैमेज हो जाते हैं, कई बार पूरे के पूरे दांत टूट जाते हैं एक उम्र के बाद। तो जब दूध के दांत की बात नहीं, मतलब एक 20-22-25 साल के बाद अगर दांत टूट जाए तो फिर इसका क्या इलाज है? इसका कोई विकल्प है या फिर यूं ही रहा जाता है बिना दांत के ही? देखिए, जब हम टूथ फ्रैक्चर के बारे में बात करते हैं, जब दांत टूट जाता है, तो इसका कारण ये है कि जो छोटे बच्चे हैं या फिर टीनेजर्स हैं, ये काफी स्पोर्टी होते हैं और काफी बदमाशी करते हैं। जी जी। तो बहुत बार सामने वाले दांत आपको टूटे हुए नजर आते हैं लोगों में। बिल्कुल। तो अगर ये टूटे हुए दांतों में सिर्फ इनामल फ्रैक्चर होता है या दांतों का जो सेकंड लेयर डेंटिन है ये फ्रैक्चर होता है, तो हम कॉस्मेटिक फीलिंग्स या एस्थेटिक फीलिंग्स उनमें कर सकते हैं। इसके लिए हम कॉम्पोजिट नामक दंत सामग्री यूज करते हैं, जो एकदम दांतों के कलर शेड जैसा दिखता है। जी। और अगर ये दांत ज्यादा टूटा है, जैसे दांत के अंदर जो पल्प है, पल्प क्या होता है कि दांत के अंदर नर्व्स है, ब्लड वेसल्स है, तो वो दांत का हम हार्ट बोलते हैं, हृदय बोलते हैं। अच्छा। तो अगर उसमें इन्फेक्शन होता है दांत टूटने की वजह से, तो इसमें हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट या दंत नलिकोपचार हम कर सकते हैं। तो ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद अगर दांत टूटा है, बहुत ज्यादा टूटा है, तो वो दांत में हम पिन डालते हैं, और पिन डालने के बाद वो दांत का एक छोटा आकार बनाते हैं, जिसको हम कोर कहते हैं। जी। और ये कोर के ऊपर हम फिर एस्थेटिक मटेरियल का कैप देते हैं। जी जी। तो टूटा हुआ दांत आप किसी भी स्टेज में हो उसका इलाज कर सकते हैं, पहले तो ये बात है। और दांत टूटता है, अगर आपने उसमें इलाज नहीं करवाया तो धीरे धीरे वो दांत काला पड़ना शुरू हो जाता है। जी। और ये दांत काला क्यों पड़ता है? क्योंकि अंदर जो पल्प है उसमें मार लगने की वजह से एक पिगमेंट तैयार होता है, उसकी वजह से दांत काला पड़ना शुरू होता है। तो ये काले दांत के लिए भी, अगर दांत बहुत ज्यादा टूटा है और काला पड़ा है, तो इसके लिए भी आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है। और जो दांत काला पड़ा है उसके लिए आपको ब्लीचिंग करना जरूरी है। तो ये ब्लीचिंग भी आप डेंटिस्ट के पास जाके ही कीजिए, क्योंकि आजकल ओवर द काउंटर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं ब्लीचिंग के, जैसे ब्लीचिंग टूथपेस्ट है जिनमें ब्लीचिंग थोड़ा सा एजेंट डाला जाता है, या फिर इंटरनेट पे बहुत सारा आप देखते हैं मैटर आजकल की बोरिक पाउडर है। जी जी। या फिर सोडा है, उसमें कुछ नमक और लेमन डाल के दांत घिसते हैं तो दांत सफेद होते हैं। तो ऐसे बहुत सारा मटेरियल आजकल इंटरनेट पे अवेलेबल है, जो कि बहुत गलत है। यूजुअली होता क्या है कि ये बहुत खुरदरे पदार्थ है, तो उसकी वजह से दांतों का जो इनामल है वो और ज्यादा घिसता है, और अंदर का जो डेंटिन है जो बहुत सेंसिटिव होता है, उसकी वजह से दांतों में झंझनाहट का प्रॉब्लम आपको अलग से शुरू हो सकता है। इसीलिए डेंटिस्ट के पास जाके ही आप ये जो काले धब्बेदार दांत है, टूटने के बाद जो दांत काला पड़ता है, इसका इलाज करवाइए। अच्छा, दांतों की बीमारियों में क्या खान पान का, पौष्टिकता का, विटामिन्स का भी बहुत रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है, या दांत जब खराब होने वाले होते हैं तो होते हैं? क्योंकि हमने सुना है कि कई बार मसूड़ों में दर्द होता है कुछ दिन, फिर ठीक हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ विटामिन्स की कमी के कारण ये सब तकलीफें होती है, इसके बारे में बताइए। यूजुअली हमारे जो दांत है वो हार्ड टिश्यू है, और वो जो दांत जब आने लगते हैं, इरप्ट होते हैं, तो वो दांत ऑलमोस्ट 70% वो डेवलप होके ही वो मसूड़े में, मुंह में आता है। यानी दांतों का तो मैक्सिमम डेवलपमेंट ये अंदर ही होता है। बिल्कुल। तो जैसे मैंने आपको बोला है कि जो हमारे दूध के दांत है और पक्के दांत है, ये 18 से 25 सालों तक आते हैं। तो इस उम्र के दौरान आपको आपका डाइट
अच्छा रखना बहुत जरूरी है। जी, जैसे आपको प्रॉपर विटामिन सी मिलनी चाहिए, विटामिन ए मिलना चाहिए, आपको विटामिन डी मिलनी चाहिए, कैल्शियम मिलना चाहिए, और ये भरपूर मात्रा में आपको मिलना चाहिए। तो जब बच्चा माँ के पेट में होता है, तब जब माँ का डाइट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बच्चा पैदा होने तक काफी सारे दांत ऑलरेडी उसके मसूड़ों में ऑलरेडी आते हैं, जो कि बाद में इरप्ट होते हैं, लेकिन फॉर्मेशन तो होता ही है उनका। तो इसीलिए डाइट में ये सारे विटामिन होना बहुत जरूरी है। तो आप ऐसा डाइट ले जिनमें ये सारे विटामिन हो, मिनरल्स हो, जिनकी वजह से आपका जो हड्डी है या फिर मसूड़े हैं या फिर दांत है, ये बहुत अच्छी तरीके से फॉर्म होके मुंह में अच्छी तरह से इरप्ट हो। और दूसरी बात ये है कि आपने फ्लोराइड टूथपेस्ट के बारे में सुना होगा। तो फ्लोराइड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल है जो दांतों को सडन के अटैक से सुरक्षित रखता है। तो ये जो फ्लोराइड है ये टूथपेस्ट में आता है, ये माउथ वॉश में आता है, बहुत सारी ऐसी सब्जियां है या फिर फल है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा हमें मिल सकती है। जब बच्चे के दांत जब मुंह में आते हैं तब ये फ्लोराइड बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आगे चल के दांतों को बहुत मजबूती दे सकता है। फॉर्मेशन समय में आप आपके बच्चों को हर 1 महीने में डेंटिस्ट के पास जाके फ्लोराइड एप्लीकेशन करवाना इम्पोर्टेंट है। जब हमारे दांत कंप्लीटली फॉर्म होते हैं, जैसे 25 साल के बाद, तो एक बार फॉर्म होने के बाद आप कितना भी मिनरल लो, ऊपर से कैल्शियम लगाओ, जो टूथपेस्ट में यूजुअली लिखा जाता है कि ये कैल्शियम युक्त टूथपेस्ट है, ये और कुछ विटामिन युक्त टूथपेस्ट है, तो उसका उतना असर नहीं होता है। देखिए, हमारे देश में अभी दांत और मुंह की जो भी बीमारियां हैं या कंडीशन है, उनके बारे में इतनी सजगता नहीं आई है, इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो यूजुअली जो ओवर द काउंटर टूथपेस्ट मिलता है वही हम पूरे घर में वही यूज होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे के दांत फॉर्मेशन स्टेज में है तो उसके लिए फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट होनी चाहिए और जो बड़ों के लिए अलग टूथपेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे वक्त मुझे आपको यहाँ बोलना है कि बच्चे जब फॉर्मेशन स्टेज में होते हैं तब उनको डेंटिस्ट के पास लेके जाए, फिजिशियन के पास लेके जाए और उनका और ज्यादा ख्याल रखे। जैसे अभी उनके दांतों के बारे में हमें बताना है, आपको आपके छोटे बच्चों को हर 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट के पास जाके रूटीन चेकअप करवाना बहुत जरूरी है। ऐसे में डेंटिस्ट उसका पूरा चेकअप करने के बाद डिसाइड करते हैं कि ये बच्चे को फ्लोराइड एप्लीकेशन जरूरी है। वैसे तो सारे बच्चों को फॉर्मेशन स्टेज में फ्लोराइड एप्लीकेशन देना बहुत जरूरी है। तो ये फ्लोराइड एप्लीकेशन क्या है? तो फ्लोराइड एप्लीकेशन एक पेस्ट फॉर्म में आता है या फिर वो जेल फॉर्म में आता है। उसके लिए स्पेशल ट्रे होते हैं, जैसे मुंह का हम जब नाप लेते हैं तो ट्रे यूज करते हैं, वैसे ट्रे होते हैं, उसमें वो फ्लोराइड डाल के बच्चे के मुंह में वो फ्लोराइड लगाते हैं और कुछ मिनट तक उनको बिठाते हैं। अच्छा। और वो फ्लोराइड एप्लीकेशन होने के बाद 1 घंटे तक बच्चे को कुछ खाने पीने से परहेज होता है। तो ऐसे फ्लोराइड एप्लीकेशन आपको कम से कम 8-9 साल तक करवाना बहुत जरूरी है। जहां पर सजगता नहीं है, दांतों के बारे में लोगों में सजगता नहीं है, तो बहुत जरूरी बात है। हमें बताइए डॉक्टर, कुछ लोगों को देखा है, कुछ लोगों को क्या अक्सर एक उम्र के बाद नकली दांत का प्रयोग करते हैं। वो बाकायदा पूरे दांत फिट करते हैं, फिर वो साफ सफाई के लिए बाहर भी निकालते हैं। तो इससे क्या आंखों पर भी कुछ असर पड़ता है या इसकी साफ सफाई का कितना ख्याल रखना चाहिए? बताइए हमारे श्रोताओं को। मेरे ख्याल से आप यहाँ पे कंप्लीट डेंचर के बारे में बात कर रही है, जो रिमूवेबल प्रोस्थेसिस हम बोलते हैं उसको। हाँ। जब मुंह में एक भी दांत नहीं होता है तब ये पुराना ऑप्शन हुआ करता था कंप्लीट डेंचर्स का, जिसको हम चौकड़ा बोलते हैं। जी। तो ये चौकड़ा यूजुअली एक्रेलिक यानी प्लास्टिक के मटेरियल से बनता है और उसके ऊपर जो दांत बिठाए जाते हैं वो भी यूजुअली प्लास्टिक के होते हैं। तो इनमें भी 2 टाइप के चौकड़े होते हैं। एक तो जो नॉर्मल वाला चौकड़ा होता है और दूसरा किसी किसी कंडीशन में हमको उसमें एक मेटल डालना पड़ता है जिसको हम कास्टेड डेंचर ऐसा बोलते हैं। जी। मगर अभी धीरे धीरे वो पेशेंट्स यूज करना बंद कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास इम्प्लांट का इतना अच्छा ऑप्शन है। जी। तो इम्प्लांट का ऑप्शन ये है कि आप कंप्लीट डेंचर भी इम्प्लांट में बिठा सकते हैं। पहले तो जबड़े में इम्प्लांट बिठाए जाते हैं, कम से कम आपको 7 से 8 इम्प्लांट बिठाए जाते हैं। उसके बाद कंप्लीट डेंचर बनाया जाता है और वो इम्प्लांट में फिक्स किया जाता है। अच्छा। तो अगर डेंटिस्ट चाहे तो वो इम्प्लांट निकाल के क्लीनिंग के लिए वगैरह कर सकते हैं, अदरवाइज वो
फिक्स्ड रहते हैं, उनको निकालने डालने की जरूरत नहीं होती है। जैसे आपने मुझे बोला कि चौकड़ा खाने से पहले निकालना है, उसको साफ करना है, फिर उसको लगाना है, खाना है, फिर उसको साफ सफाई करनी है, ये काफी झंझट का काम है। तो इसके ऊपर एक बेस्ट इलाज है इम्प्लांट डेंचर्स। जो नेचर ने आपको दिया है वो आप बनाए रखे, उनका केयर ले। और दांत एक ऐसी चीज है जो आप ठीक से ब्रश करें या फिर आप केयर ले तो वो आखिर तक आपके साथ होते हैं। तो अब ये ब्रश करना जरूरी इसलिए है कि दो दांतों के बीच में एक नेचुरल गैप होता है, उसको हम एम्ब्रेजर स्पेस कहते हैं। वो गैप देखिए, एक तो नेचुरल मुंह का जो नेचुरल क्लींजिंग मैकेनिज्म है उससे वो क्लीन होता है, या फिर हमको करेक्ट ब्रशिंग टेक्निक यूज करके हमको जो वहां पे खाना फंसता है वो निकालना जरूरी है। अगर वो खाना आपने टाइम पे नहीं निकाला तो आपको दांतों की सड़न और मसूड़ों की बीमारियां होनी ही होनी है जी। तो उसके लिए करेक्ट टेक्निक क्या है? अगर आपके दांत नॉर्मल है, अच्छे कंडीशन में है, तो आपको मैं एक करेक्ट टेक्निक बताती हूँ। जैसे आपका जो ब्रश है, वो ब्रश का जो हेड है, जो सिरा है, वो छोटे से छोटा हो ताकि आखिर तक मुंह में वो जा पाए। आखिरी दांत है हमारा विजडम मोलर, तो वहां तक वो पहुंच पाए। अगर वहां तक वो पहुंचता है तो ही आप सारे दांत साफ कर सकते हैं जी। दूसरा, उसका ब्रिसल होता है, वो यूजुअली नाइलॉन के जो होते हैं टफ्ट्स उसके, तो वो जिगजैग स्टाइल में होने चाहिए। अब ये जिगजैग क्यों होने चाहिए? वैसे बाजार में तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन नॉर्मल पेशेंट के लिए जिगजैग टूथब्रश होना चाहिए। तो ये जिगजैग टूथब्रश सारे दांतों के बीच में जो नॉर्मल स्पेसेस होती है वो अच्छे से क्लीन करती है। और अगर किसी पेशेंट में स्पेसेस बहुत ज्यादा है, नॉर्मल से ज्यादा है, तो यूजुअली हम उनको इंटरडेंटल ब्रशेस, जो छोटे छोटे ब्रशेस होते हैं, वो देते हैं ताकि दोनों दांतों में अगर कुछ फंसा है तो वो छोटे छोटे ब्रशेस लेके एक्स्ट्रा क्लीनिंग कर सकते हैं। या फिर डेंटल फ्लॉस होता है, तो डेंटल फ्लॉस भी आप यूज कर सकते हैं दोनों दांतों में जो खाना फंसा है वो निकालने के लिए। अगर आप बहुत ज्यादा दिनों तक माउथ वॉश का यूज करते हैं तो ये गुड बैक्टीरिया भी उसमें मर जाते हैं। तो गुड बैक्टीरिया मरने के बाद होता क्या है कि ये जो प्लाक है, मैंने जैसे बोला है प्लाक इज थूक और उसमें बैक्टीरिया होते हैं, तो ये बैक्टीरिया और ज्यादा पनपते हैं और मुंह की दुर्गंधी शुरू हो जाती है। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलना चाहूंगी कि हर एक इंसान को साल में एक बार डेंटिस्ट को विजिट करना बहुत जरूरी है। और अब घड़ी की ओर हम देख रहे हैं, घड़ी की सुइयां हमसे ये कह रही हैं कि अब इजाजत ले ली जाए। बहुत सारी जानकारी हमारे श्रोताओं को आपने दी और हमें उम्मीद है कि हमारे जितने श्रोता सुन रहे हैं आपकी बातें, अब थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ी सजगता आएगी दांतों के बारे में भी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संगीता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे ये बातचीत सुप्रसिद्ध दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता अंभोरे से। ये बातचीत की ममता सिंह ने। बातचीत का विषय था दंत रोग और इनसे बचाव की नई तकनीक। आज के इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया वंदना ठाकुर ने। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।